नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति की डिक्शनरी बिल्कुल अलग होती है और इसी तरह इसके मुहावरे को समझने के लिए भी दिमाग पर जोर देना होता है। आज यूपी के सियासी संग्राम के सेंटर में तमंचा रहा। अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर हमला बोलते हुए करीब 6 मिनट में 15 बार तमंचा शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल ये वोटरों तक संदेश पहुंचाने की एक बड़ी रणनीति थी। अखिलेश यादव की कोशिश ये बताने की थी कि जब योगी सरकार से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो तमंचे का मामला उछाल देते हैं। इशारा अपराधियों के एनकाउंटर से था। अखिलेश यादव ने यह मुद्दा सीएम योगी के एक बयान से ही उठाया, जो निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सपा पर अपराधियों को शह देने के धुआंधार आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि आपको तमंचा चाहिए या टैबलेट। इशारा सपा की तरफ था। जाहिर है अब चुनाव के जुबानी संग्राम में तमंचे वाला तंज हिट लिस्ट में है। उधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के नहले का जवाब दहले से दिया। योगी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जहां उन्होंने बार बार राम राज्य की बात की, अयोध्या की बात की, राम मंदिर का जिक्र किया और कर्नाटक और यूपी के संबंधों को लेकर राम और हनुमान जी के रिश्ते की दुहाई दी। सियासत के इस हनुमान दांव का आज मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव के घमासान में सियासी दल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है तब तमाम उम्मीदवारों ने मोर्चा सजा लिया है, तो आखिरी दांव चलने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए सियासी माहौल में जुबानी हमले की तल्खी बढ़ चली है। भले ही अखिलेश यादव अब तक चुनावी सभाओं के मंच पर नजर नहीं आए हों, लेकिन भाजपा पर हमले का वो कोई मौका नहीं चूक रहे। निकाय चुनाव में जुबानी एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर क्यों रहे। सीएम योगी पर अखिलेश का तमंचे वाला तंज। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। जीत के दावे का बॉक्सिंग राउंड। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। अखिलेश जी कंफ्यूज है और विकास के काम दिखाई बोलते समय विकास बाजी जीतने का बाजीगर दांव। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमने तुरुप का इक्का चल दिया है तो उसके आगे उनके सभी कार्ड फेल है। उनका कोई कार्ड नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी का चलने वाला है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चलने वाला है। लोकतंत्र की दुहाई, सबसे बाहुबली लड़ाई। हम लोग लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे। अब अखिलेश जी को अपना परिवार तो संभालना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सब राजनीतिक दल, हमारी प्राथमिकता में हमारा कार्यकर्ता भी है और हमारी प्राथमिकता में चुनाव जीतना भी है। वोट के दंगल का जनता फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल में कोई काम नहीं किया है, केवल परेशानियां ही पैदा की। मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री की जो कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है उसको लेकर के, और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन ही सेवा को करते हुए कोरोना काल से लेकर आज तक निरंतर प्रयासरत हैं। सीएम योगी का दक्षिण से राम मंदिर संदेश। भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। निकाय के महाभारत का नया ब्रह्मास्त्र।
जीत का पासवर्ड किसके पास? बात तो चुभेगी। सियासत में हर एक शब्द के मायने होते हैं। निकाय चुनाव में जैसे जैसे प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, तमंचा शब्द पर टकराव बढ़ रहा है। सीएम योगी हर एक मंच से तमंचा और टैबलेट के बहाने विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, जिस पर अब अखिलेश यादव ने तूफानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार से कोई भी सवाल पूछो, वो तमंचे की बात करते हैं। गाजियाबाद दौरे के दौरान अखिलेश यादव की तमंचा पॉलिटिक्स चर्चा में रही। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा, सांड की समस्या पूछोगे तो बोले तमंचा, सड़क में अगर गोबर पड़ा है तो बोला तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो बोला तमंचा। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। यूपी की सियासत में तमंचे पर टक्कर का ये तूफानी ट्रेलर है। शहर की सत्ता में काबिज होने के लिए सियासी ट्रैक पर दौड़ रही चुनावी एक्सप्रेस जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही है, तमंचे के नाम पर जुबानी गोलीबारी तेज हो गई है। केवल एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का, जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? दरअसल अखिलेश यादव की तमंचा पॉलिटिक्स के पीछे सीएम योगी का वो बयान है जिसका जिक्र वो निकाय के हर एक चुनावी मंच से कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि उन्हें टैबलेट चाहिए या फिर तमंचा। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादा भी रफ्तारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए। हमारे नगरों में शोधों का आतंक होना चाहिए या हमारी नगर सेफ सिटी बने। सीएम योगी के इसी बयान में आए तमंचा शब्द को अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया है। गाजियाबाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कमोबेश हर एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने तमंचा लफ्ज का इस्तेमाल किया। करीब 5 मिनट 46 सेकंड की बातचीत में अखिलेश यादव ने 15 बार तमंचा शब्द का इस्तेमाल किया। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पास हर एक सवाल का जवाब सिर्फ तमंचा है। इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा, आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे बोला तमंचा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा, नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल है, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है? माना जा रहा है कि इस आक्रामक पॉलिटिक्स के जरिए अखिलेश यादव जमीनी संदेश देना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। अखिलेश ये बात वोटरों के दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि अपराध के नाम पर जीरो टॉलरेंस वाले दावे के जरिए सीएम योगी जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एनकाउंटर को लेकर भी चुभने वाला वार किया है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर के हो रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि लखनऊ हो या फिर गाजियाबाद, शहरी निकायों में ज्यादातर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। फिर बात लखनऊ की हो या फिर गाजियाबाद की, परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो, क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी, वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है? अखिलेश यादव का संदेश और संकेत बिल्कुल साफ है कि सपा नगर निकाय चुनाव में जमीनी मुद्दों को उठाएगी और भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को उसी की भाषा में जवाब देगी, जिसका आगाज अखिलेश यादव तूफानी अंदाज में कर चुके हैं।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक में थे। यहां से सामने आया उनका एक बयान चर्चा में है। मांड्या में रोड शो के दौरान सीएम योगी ने कर्नाटक से अयोध्या के त्रेता युग वाले रिश्ते का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि वनवास के दौरान कर्नाटक में ही भगवान राम की मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान से हुई थी। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भी चर्चा की और लोगों को अगले साल के लिए मंदिर दर्शन का न्योता भी दिया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। जमीन कर्नाटक की है और संदेश अयोध्या वाला है। निकाय विजय के लिए प्रचार परिक्रमा पर निकले सीएम योगी ने इस बीच में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार का वक्त निकाला। वे भले ही प्रचार के लिए अब तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कर्नाटक की जमीन से ही राम मंदिर के नाम पर बड़ा संदेश दे दिया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का रामलीला विराजमान अपने भव्य मंदिर में होंगे। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, सीएम योगी की जुबान से अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र महज संयोग भर नहीं है, बल्कि राम भक्त हनुमान से जुड़ी अयोध्या के रिश्तों की उस अटूट डोर को साधने की कोशिश है जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी का निकाय चुनाव, दोनों ही जगह भाजपा को सियासी माइलेज दिला सकता है। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा, वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। कर्नाटक के मंड्या में रोड शो और विजयपुरा में रैली के दौरान सीएम योगी ने भगवान राम और हनुमान का जिक्र किया। साथ ही भाजपा सरकार ने विकास कार्यों के बहाने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, भाजपा सरकार में जिस काम का शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी होता है, लेकिन कांग्रेस के शासन में सिर्फ शिलान्यास होता है, योजना पूरी नहीं होती। कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था। चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी कर्नाटक के बाद अगले ही दिन पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र में निकाय विजय की हुंकार भरेंगे, यानी राम राज्य के संदेश के बाद बारी कृष्ण संदेश की होगी। सीएम योगी गुरुवार को आगरा, फिरोजाबाद और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों ही नगर निगमों में 2017 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। भाजपा की कोशिश इस बार भी तीनों नगर निगमों में विजय पताका लहराने की है। ऐसे में कर्नाटक की जमीन से अयोध्या में राम मंदिर वाले बयान को काफी अहम माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहर के चुनावी संग्राम में किसका सिक्का चलेगा और जनता किस पर भरोसा जताएगी, वो नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन बूथ स्तर पर भाजपा को मात देने का दावा करने वाली सपा उम्मीदवार उतारने के मामले में पीछे दिख रही है। अगर सिर्फ नगर निगम की बात करें तो गोरखपुर, बरेली और अयोध्या को छोड़कर सपा किसी भी नगर निगम में सभी वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतार पाई। मथुरा, वृंदावन नगर निगम में सपा प्रत्याशियों के मामले में कांग्रेस और बसपा से भी पीछे है। एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। इस बार जो माहौल है
और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव का दावा है कि हर एक बूथ पर भाजपा को सीधी टक्कर देंगे, लेकिन सवाल है कैसे? क्योंकि अखिलेश यादव के दावों के उलट जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। नगर निगम के मुकाबले में साफ दिख रहा है कि ऐसे वार्ड की संख्या कहीं ज्यादा है जहां सपा अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। इसने ज़्यादातर हम कहें 1 या 2 जो नगर निगम है वहाँ पर अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सभी नगर निगमों में 100% अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कहीं किसी नगर निगम में दूसरे नंबर पर है, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारने के मामले में दूसरे नंबर पर है। कई जगह तो कांग्रेस भी नंबर 2 पर है अपने उम्मीदवार उतारने में। और अगर शाहजहांपुर की बात कर लें जो पहली बार नगर निगम बना है, तो वहाँ बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने अपने पार्षद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। लखनऊ नगर निगम के 16 वार्ड में सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मथुरा नगर निगम में सपा 58 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतार सकी। मुरादाबाद में सपा ने 19 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। सहारनपुर में 28 वार्ड में सपा अपने सिंबल पर प्रत्याशी देने में नाकाम रही है। मेरठ में 27 वार्ड में सपा प्रत्याशी नहीं उतार पाई। आगरा में भी 27 वार्ड में सपा प्रत्याशी देने में नाकाम रही है। वाराणसी में 1 वार्ड में सपा का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो गाजियाबाद में सपा ने 40 वार्ड खाली छोड़ दिए हैं, जबकि गाजियाबाद में 33 वार्ड पर रालोद ने प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर अलग ही तर्क है। अरे देखिए, गठबंधन नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गोरखपुर और अयोध्या नगर निगम में सपा की ओर से 100% सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मथुरा वृंदावन में प्रत्याशी उतारने के मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। ऐसे में कहा जा रहा है क्या सपा ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया है? इस सवाल पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का निर्दलीय वाला तर्क सुनिए। समाजवादी पार्टी ने अधिकांश स्थानों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कुछ जगहों पर जहां पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, वहां पर सिंबल को सीज कर दिया गया और किसी को सिंबल नहीं दिया गया है। जो भी जीत करके आएगा या हार करके आएगा, उन सबको समाजवादी पार्टी अपने में फिर से शामिल कर लेगी। मतलब सपा दावेदारों की बढ़ती संख्या और नाराजगी से बचने के लिए उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। वजह जो भी हो, सपा के उम्मीदवार न उतारने से भाजपा की राह आसान मानी जा रही है। जहां तक प्रत्याशी चयन का मामला है, अब अखिलेश जी को अपना परिवार तो संभालना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सब राजनीतिक दल, हमारी प्राथमिकता में हमारा कार्यकर्ता भी है और हमारी प्राथमिकता में चुनाव जीतना भी है। तो हमने चुनाव जीतने के समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी चयन किए हैं। अखिलेश जी को अपना कुनबा संभालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, उससे विपक्ष के खेमे में खलबली है। गठबंधन बिखर रहे हैं, प्रत्याशी उन्हें मिल रहे नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में है और ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए बनने जा रही है। साफ है कि चुनाव से पहले ही निकाय चुनाव के सबसे निचले स्तर यानी वार्ड स्तर पर भाजपा के मुकाबले सपा पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि दावा हर बूथ पर आर पार की टक्कर देने का रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो। अब सवाल है कि जब हर बूथ पर भाजपा को आर पार की टक्कर देने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी ने सभी नगर निगम के 100% वार्डों में उम्मीदवार क्यों नहीं पा रहे? ऐसे में एक एक वोट के लिए तूफानी संग्राम कैसे होगा, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सवाल का मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां से सीएम योगी ने निकाय चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की। सपा की तरफ से 100% चुनौती नहीं। नगर निगम के वार्ड खाली क्यों हैं, अब इस पर नजर डालिए। सहारनपुर नगर निगम कुल वार्ड 70 है, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। भारतीय जनता पार्टी ने 66 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 42 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे, बसपा ने 28 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस ने 21 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे। यानी इन लोगों को सिंबल दिया गया है। समाजवादी पार्टी का तर्क है
कि जहां एक से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे थे तो हमने सिंबल नहीं दिया, साहब सब लड़ लो, जो जीत लेगा उसको पार्टी में शामिल करा लेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर सब लोग लड़ रहे थे तो मनाया क्यों नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ के कुल वार्ड 90 है। भारतीय जनता पार्टी ने 88 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 63 पर, राष्ट्रीय लोकदल ने 25 पर, बसपा ने 72 पर और आम आदमी पार्टी ने 31 पर, कांग्रेस ने 62 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं 62 वार्ड में। ये मेरठ की स्थिति है। आगरा नगर निगम की बात कर लेते हैं। कुल वार्ड यहां पर 100 है। भारतीय जनता पार्टी ने 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 73, बसपा ने यहां पर अच्छा खासा आंकड़ा यानी 92 प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 33 प्रत्याशी यहां पर उतारे, यानी 33 लोगों को ही वार्ड में अपना सिंबल दिया है कांग्रेस ने। लखनऊ की बात करें, 110 कुल वार्ड लखनऊ नगर निगम में है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 110 के 110 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 84 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, बसपा ने 80 में और कांग्रेस ने 95 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। यह लखनऊ नगर निगम की स्थिति है। कानपुर नगर निगम की बात कर ले तो कुल वार्ड 110 है। भारतीय जनता पार्टी ने 110 के 110 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे, सबको सिंबल दिया। समाजवादी पार्टी ने 105 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे, बसपा ने 80 पर और कांग्रेस ने 107 वार्ड पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये कानपुर की स्थिति है। कांग्रेस ने 107 पर प्रत्याशी उतारे। गाजियाबाद नगर निगम की बात कर ले, कुल वार्ड यहां पर 100 है। भारतीय जनता पार्टी ने 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 60, बसपा ने 73, कांग्रेस ने 83 और राष्ट्रीय लोकदल ने भी 33 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वाराणसी नगर निगम की बात कर ली जाए, कुल वार्ड 100 है। भारतीय जनता पार्टी ने 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 99, बसपा ने 45 और कांग्रेस ने 97 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अयोध्या नगर निगम की बात कर लें, कुल वार्ड 60 है। भारतीय जनता पार्टी ने 60 के 60 पर प्रत्याशी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने 60 के 60 पर प्रत्याशी उतारे, बसपा ने 40 पर। कांग्रेस का यहां पर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। आगे बढ़ जाते हैं, शाहजहांपुर नगर निगम की बात करें, नया नगर निगम बना है। कुल वार्ड 60 है। भारतीय जनता पार्टी ने 49 पर, समाजवादी पार्टी ने 46 पर, बसपा ने 22 पर और कांग्रेस ने 60 के 60 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। शाहजहांपुर में कांग्रेस ने 100/100 प्रत्याशी अपने उतारे हैं। गोरखपुर नगर निगम की बात करें, कुल वार्ड 80, भारतीय जनता पार्टी ने 80 के 80 वार्ड में प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने भी 80 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे, बसपा ने 41 पर और कांग्रेस ने सिर्फ 29 वार्ड में ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। झांसी नगर निगम की बात करें, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 60 प्रत्याशी उतारे, कुल वार्ड 60 है झांसी नगर निगम में। समाजवादी पार्टी ने 25, बसपा ने 36, कांग्रेस ने 40 प्रत्याशी उतारे हैं झांसी नगर निगम में। फिरोजाबाद नगर निगम की बात करें, कुल वार्ड 70, भारतीय जनता पार्टी ने 54 प्रत्याशी उतारे, सपा ने 53, बसपा ने 46, कांग्रेस ने 24 प्रत्याशी उतारे। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ की बात करें, 90 वार्ड है। भारतीय जनता पार्टी ने 89 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 75, बसपा ने 70, कांग्रेस ने 76 वार्ड पर प्रत्याशी अपने उतारे हैं। मुरादाबाद की बात कर लें, कुल वार्ड 70, भारतीय जनता पार्टी ने 64 पर प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने 51, बसपा ने 49, कांग्रेस ने 53 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मथुरा वृंदावन की बात कर ली जाए, कुल वार्ड 70 है। भारतीय जनता पार्टी ने 69 पर प्रत्याशी उतारे, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 12 वार्ड पर प्रत्याशी उतारे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। बसपा ने 34 और कांग्रेस ने 50 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया कि किस तरह से निकाय जीतने के सब दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो निगम है, निगम के अंदर जो वार्ड है, वार्ड में किस तरह से कितने लोगों को पार्टियां अपने सिंबल दे पाई। कई पार्टियां, समाजवादी पार्टी ने भी ये बयान दिया, सपा और बसपा इवन कांग्रेस भी ये बात कह रही कि हमारे एक से ज्यादा उम्मीदवार जहां पर टिकट मांग रहे थे तो हमने किसी को सिंबल नहीं दिया, सब लड़ ले, जो जीतेगा वो हमारा होगा। बात भाजपा के भीतर के घमासान की, जिसने गाजियाबाद में पार्टी को खूब फजीहत करवाई है। ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। टिकट बंटवारे को लेकर 24 अप्रैल को भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर में यहां जमकर मारपीट हुई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से भाजपा सांसद वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह भी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने पार्टी के विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर केस दर्ज करवाया है। आरोप छवि खराब करने का है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर पर टिकट वाला बवाल अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह ने भाजपा विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि बताए जा रहे अजय राजपूत पर विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि अजय राजपूत ने अपने मोबाइल स्टेटस में मृणालिनी सिंह पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। मृणालिनी सिंह का कहना है
कि इससे समाज में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। मृणालिनी सिंह की ओर से अजय राजपूत पर दर्ज कराई गई एफआईआर ने भाजपा के अंदर कलह को सामने ला दिया है, क्योंकि मृणालिनी सिंह की ओर से अजय राजपूत पर केस दर्ज करवाने के फौरन बाद भाजपा नेता ललजा रानी गर्ग ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर 2017 में निकाय चुनाव हराने का आरोप मढ़ दिया है। 2017 में आपने भी नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, जिसमें आपने केंद्रीय मंत्री को निशाना साधा है, कहा है कि उन्होंने ही मुझे हराया है। हाँ, जनरल साहब ने फोन करके हरवाया था, सबको पता है। उनके परिवार ने मेरे से सारों ने माफी भी मांगी इस बात के। क्या वजह रही? जनरल साहब आपके खिलाफ थे और आपने मन से सीधा कहा। जनरल साहब बताएंगे क्यों खिलाफ थे, वो मैं क्या जानूं। इस बीच अजय राजपूत ने एक चिट्ठी जारी कर मोबाइल स्टेटस से छेड़छाड़ की बात कही है। अजय राजपूत की ओर से कहा गया है कि इस बारे में प्रभारी मंत्री अमित वाल्मीकि को जानकारी दे दी गई है। दरअसल जिस मामले को लेकर भाजपा में टकराव बढ़ता जा रहा है वो 24 अप्रैल का है। इस दिन भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर पर टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। कार्यकर्ता टिकट चयन पर सवाल उठा रहे थे। कई कार्यकर्ता पैसे लेकर गलत प्रत्याशी को टिकट देने की बात कह रहे थे। निकाय की चुनावी धुरी पर हर दल की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। बसपा ने 17 नगर निगमों में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति को धार देने वाली भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा ने अलग अलग पदों पर 350 से ज्यादा मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। इनमें नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर 5 और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर 35 प्रत्याशी शामिल हैं। भाजपा की इस रणनीति ने समाजवादी पार्टी के टेंशन बढ़ा दी। दो 2024 के चुनावी संग्राम में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा का रास्ता क्या होगा? निकाय चुनाव में भगवा ब्रिगेड की रणनीति ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। निकाय चुनाव में भाजपा ने 350 से ज्यादा मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाकर साफ संदेश दे दिया है कि 2024 में मुस्लिम वोटों पर भाजपा की भी दावेदारी बड़ी है। भाजपा ने पहले चरण के निकाय चुनाव में 250 से ज्यादा वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि दूसरे चरण में आने वाले निकायों में करीब 100 पदों पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इनमें नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत चेयरमैन के पद भी शामिल हैं। भाजपा ने 5 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। बिजनौर की अफजलगढ़ नगर पालिका में खतीजा, रामपुर की टांडा नगर पालिका में महनाज जहां, रामपुर नगर पालिका में मुसरत मुजीब, बदायूं की ककराला नगर पालिका में मरहून अहमद, आजमगढ़ की मुबारकपुर में तमन्ना बानो को टिकट दिया है। दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ने निकाय चुनाव में 350 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, और इसमें भी 5 नगर पालिका अध्यक्ष के जो पद हैं वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है। 35 नगर पंचायतों में जो अध्यक्ष का पद है वहां पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा पश्चिम क्षेत्र में कुल 18 जो हम कहें कि अध्यक्ष के पद हैं वहां पर बीजेपी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। खासतौर से पसमानदा समाज से आने वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। भाजपा ने 35 नगर पंचायतों में चेयरमैन के पद पर मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। पश्चिमी यूपी की 18 नगर पंचायतों में भाजपा ने मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। रज क्षेत्र की 8 नगर पंचायतों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अवध क्षेत्र में भाजपा ने 6 नगर पंचायतों में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि पूर्वांचल में भाजपा ने 2 नगर पंचायतों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। साफ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले संदेश देना चाहती है कि वो किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि पार्टी में हर एक धर्म और जाति का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को, खासतौर से मुसलमानों को जो 300 से ऊपर टिकट दिए हैं, ये इस बात का साफ संकेत है कि आज मुसलमान बड़ी तादाद में योगी जी और मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। आज सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल अपने जिताओ और टिकाऊ प्रत्याशियों के साथ ही चुनाव में है। माना जा रहा है कि अगर निकाय चुनाव में भाजपा का ये प्रयोग सफल रहा
तो इसका सीधा असर सपा के वोट बैंक पर पड़ेगा। हालांकि सपा का दावा है कि मुस्लिम समाज भाजपा के बहकावे आने वाला नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करने का काम करती है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का माहौल बनाने का काम कर रही है। इस बार पूरे अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की दलील अपनी जगह, लेकिन ये पहली बार नहीं जब भाजपा ने निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने 2017 में हुए निकाय चुनाव में करीब 100 उम्मीदवार उतारे थे। बस फर्क इतना है कि इस बार भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की बढ़ी हुई संख्या पर सियासत की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बार वैसा जुबानी संग्राम नजर नहीं आ रहा जैसा आजम परिवार के सदस्य के मैदान में उतरने के दौरान देखा करता था। स्वार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। यहां इस बार सपा ने हिंदू कार्ड तो खेल दिया है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भाजपा अपने सहयोगी दल अपना दल एस के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत के दावे कर रही है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट, ये सीट आजम परिवार को लेकर चर्चा में रहा करती थी, लेकिन सपा ने इस बार यहां हिंदू कार्ड खेल दिया और अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बना दिया। लेकिन सपा की तरफ से प्रचार का तूफान उतना तेज नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी, जबकि भाजपा गठबंधन की तरफ से अपना दल एस ने शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाकर यहां नए समीकरण का ट्रेलर दिखा दिया है। इस समीकरण को पसमानदा मुसलमान और हिंदू वोटरों के साथ आने की उम्मीद में तैयार किया गया है। इसके लिए भाजपा और अपना दल एस के खेमे से प्रचार तेज है। अब शफीक भाई अंसारी जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही मतलब ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और इनका बहुत अच्छी यहाँ पर पकड़ है स्थानीय स्तर पर। साथ में यूसुफ अली जी हैं। ये सब लोग मिलकर और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ पूरा इंटैक्ट होकर चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और मुझको लगता है ये स्वार टांडा विधानसभा हम ऐतिहासिक वोटों के साथ जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। सपा के हिंदू कार्ड के सवाल पर रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सपा ने कोई कार्ड खेला है तो हमने तुरूप का इक्का चल दिया है, जिसके आगे उनके सभी कार्ड फेल हैं। देखिए, अगर उन्होंने कोई कार्ड खेला है तो सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है? तुरूप का इक्का। तो हमने तुरूप का इक्का चल दिया है, तो उसके आगे उनके सभी कार्ड फेल है। उनका कोई कार्ड नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी का चलने वाला है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चलने वाला है, और कोई कार्ड उनके आगे इक्के के आगे दुक्की तिक्की चौकी में रह जाएंगे। कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है। उधर अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अंसारी का दावा है कि इस बार स्वार में आजम परिवार के रसूख का सफाया हो जाएगा। हर तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुस्लिमों का बहुत अच्छी तरह का रुझान है। कल भी 26 प्रधान हमारे साथ पार्टी ने ज्वाइन किया है। आज भी 43 बीडीसी मेंबर हमारे साथ सब ज्वाइन किए हैं। पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। हर वर्ग हमारे साथ है और जो डबल इंजन की सरकार है उसका भरपूर हमें फ़ायदा मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे हम। शफीक अहमद अंसारी 2 बार स्वार नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। शफीक अहमद का दावा है कि उन्हें भाजपा के पसमानदा सम्मेलन का भी फायदा मिल रहा है। पहली बार मुस्लिम को टिकट दिया है जी, तो मुस्लिमों ने कभी हमारे स्वार टांडा से भाजपा को वोट नहीं दिया था, नाम मात्र किसी ने दिया। लेकिन जब उन्होंने कुछ दिया तो हम लोग भी देंगे उन्हें कुछ, और हमारी जनता पूरा देने का प्रयास पूरी बैठी है। और मैं समझता हूँ मुस्लिमों का रुझान बहुत अच्छे तादाद में आ रहा है। आज भी आप जाके देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि सब मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं एकदम सपोर्ट कर रहे हैं सबका। स्वार की सीट पर अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक चुने गए और दोनों ही बार उनकी सदस्यता अदालत के आदेश पर रद्द हो गई। आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पश्चिमी यूपी की जमीन पर मजबूती से लड़कर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति का दमदार ट्रेलर दिखाना चाहती है, लेकिन यहां राष्ट्रीय लोकदल ने अखिलेश यादव के आक्रमण की धार कम कर दी। पश्चिमी यूपी के संग्राम को करीब से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले से कह रखा है कि वो मौजूदा सहयोगी दलों के साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम में निकाय चुनाव की बिसात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव का दावा है कि हर एक बूथ पर भाजपा को सीधी टक्कर देंगे, लेकिन सवाल है कैसे? क्योंकि अखिलेश यादव के दावों के उलट जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। नगर निगम के मुकाबले में साफ दिख रहा है कि ऐसे वार्ड की संख्या कहीं ज्यादा है जहां सपा अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। इसने ज्यादातर हम कहें 1 या 2 जो नगर निगम है वहां पर अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सभी नगर निगमों में 100% अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कहीं किसी नगर निगम में दूसरे नंबर पर है, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारने के मामले में दूसरे नंबर पर है। कई जगह तो कांग्रेस भी नंबर 2 पर है अपने उम्मीदवार उतारने में। और अगर शाहजहांपुर की बात कर लें जो पहली बार नगर निगम बना है, तो वहां बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने अपने पार्षद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। लखनऊ नगर निगम के 16 वार्ड में सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मथुरा नगर निगम में सपा 58 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतार सकी। मुरादाबाद में सपा ने 19 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। सहारनपुर में 28 वार्ड में सपा अपने सिंबल पर प्रत्याशी देने में नाकाम रही है। वादा भले ही हर चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का हो, लेकिन निकाय की लड़ाई में ये साझेदारी टूट गई। अखिलेश और जयंत की सेना के लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में हैं। जाटलैंड में जगह जगह दोनों दल आमने सामने हैं। मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर और बिजनौर में सपा और रालोद के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें लेकर खड़े हैं। मेरठ के मवाना में संग्राम। मेरठ की मवाना नगरपालिका सीट सबसे बड़े संग्राम की वजह बनी है। यहां जयंत चौधरी ने अयूब कालिया को मैदान में उतारा तो सपा ने दीपक गिरी को। गुस्सा और तकरार बढ़ने पर दीपक का सिंबल वापस ले लिया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही अमीर आजम को सपा ने अपना टिकट देकर जयंत को सीधी चुनौती दे डाली। लड़ाई में अब भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। बागपत में गठबंधन की बगावत। बागपत की खेकड़ा नगरपालिका सीट पर भी सपा और रालोद में महाभारत है। यहाँ आरएलडी से रजनी धामा तो सपा से संगीता धामा मैदान में खड़ी हैं। शामली में सीधा संग्राम। शामली जिले की बात करें तो यहाँ 10 नगर निकाय हैं, जिसमें कांधला नगरपालिका पर भी सपा रालोद में टकराव है। रालोद से मिर्जा फैसल बेग मैदान में है, तो सपा ने रालोद से मुकाबले के लिए नजमुल इस्लाम को टिकट दे दिया। सहारनपुर में आमना सामना। सहारनपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। सहारनपुर की अंबेहटा नगर पंचायत में सपा और रालोद आमने सामने हैं। रालोद से रेशमा चुनाव लड़ रही हैं, तो सपा ने इशरत जहां को साइकिल थमा दी। बिजनौर में बड़ा मुकाबला। बिजनौर में 18 नगर निकाय हैं, जिनमें 6 सीटों पर सपा और रालोद में सीधा संग्राम है। सपा और रालोद के इस आपसी संग्राम ने भाजपा को चुभने वाले हमले करने का मौका दे दिया है। अखिलेश को भाजपा अपना कुनबा संभालने की नसीहत दे रही है। जहां तक प्रत्याशी चयन का मामला है, अब अखिलेश जी को अपना परिवार तो संभालना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सब राजनीतिक दल, हमारी प्राथमिकता में हमारा कार्यकर्ता भी है और हमारी प्राथमिकता में चुनाव जीतना भी है। तो हमने चुनाव जीतने के समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी चयन किए हैं। अखिलेश जी को अपना कुनबा संभालना चाहिए। भाजपा सपा के गठबंधन धर्म पर तंज कर रही है, तो सपा का आरोप है कि भाजपा को लोकतंत्र से ही मतलब नहीं, वो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। देखिए, ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये यहाँ तक कि देखिए विपक्ष को भी
ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने जब भी सत्ता में रहे तब विपक्ष को भी सम्मान दिया है और ये लोग हमेशा उत्पीड़न करते हैं। आज जितने भी जनता के चुने हुए लोग हैं, कानपुर में इरफान सोलंकी है, आजम भाई हैं, जितने भी हैं, तो अब विपक्ष के लोगों को झूठे केसों में जेल भेजते हैं, कार्रवाई करते हैं। साफ है कि जाटलैंड में सपा और रालोद का आमने सामने होना भाजपा के लिए सबसे सुकून देने वाली बात है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या से यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस माफिया की हत्या करने वाले तीनों शूटर की सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रही है। आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी के बाद प्रतापगढ़ जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर जाकर लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ पर गोली चलाने वाले शूटरों की सुरक्षा के लिए प्रतापगढ़ जेल की चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस अलर्ट है। इसकी वजह है आतंकी संगठन अल-कायदा की ओर से मिली धमकी। अब जेल के अंदर और बाहर पुलिस का पहरा और सख्त हो गया है। जेल के बाहर 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर और 20 सिपाहियों की तैनाती की गई है। 2 कमांडर के साथ पीएसी बल को भी तैनात किया गया है। मतलब शूटर्स की हत्या को लेकर मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस ने प्रतापगढ़ जेल को किले में तब्दील कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में डीआईजी जेल ने खुद प्रतापगढ़ जेल पहुंचकर जायजा लिया। अलकायदा की धमकी मिलने के बाद अतीक और अशरफ की हत्या में मौके से पकड़े गए तीनों शूटरों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। प्रतापगढ़ की जिस जिला जेल में ये तीनों शूटर बंद हैं, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खुद डीआईजी जेल ने आज कई घंटे प्रतापगढ़ में बिताकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है और मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सुरक्षा के मद्देनजर इन तीनों शूटरों को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या की जांच को लेकर दायर याचिका के मामले में यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका लगाई गई है। सरकार की ओर से दाखिल कैविएट में मांग की गई है कोर्ट सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अतीक और अशरफ की हत्या पर सुनवाई कर रहा है। वकील विशाल तिवारी की याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है। विशाल तिवारी की ओर से 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की कैविएट पर विचार करने को तैयार होता है तो अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ 183 एनकाउंटर के मामलों पर यूपी सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल सबकी नजर 28 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।